गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की वर्कशीट 8th क्लास की 30th वर्कशीट है और टॉपिक है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की भावना का मतलब होता है अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना। ठीक, हमने देखा था इससे पहले वाली वर्कशीट में किस तरीके से यूरोप में जो फ्रांस में नेपोलियन ने जो सुधार किए थे उसको वियना संधि के द्वारा दोबारा से हटा दिया गया था। आज उसी को हम और ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद, मतलब कि नेपोलियन जब हार गया उसके बाद रूढ़िवाद में क्या परिवर्तन आया। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। हम देख रहे थे कि रूढ़िवादिता खत्म हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से रूढ़िवादी व्यवस्था आने लगी। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के साथ स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। मतलब क्या है, रूढ़िवादियों ने एक यू टर्न ले लिया और कहा कि हम पुरानी चीज़ों को भी मानेंगे और क्रम के अनुसार हमारा विकास भी होता रहे। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन वियना में किया गया 1815 में। ठीक, मीटिंग हुई एक। इसका आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर यानी कि ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने किया। क्वेश्चन आता है कि वियना संधि जो हुई थी उसके उसके जो अध्यक्ष कौन था, किसने उसको आयोजित की थी, तो ये ड्यूक मैटरनिक था। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। हम पहले थोड़ा सा ड्यूक मैटरनिक के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ था। ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। ठीक, ड्यूक मैटरनिक ने ही कहा था जो पूरे यूरोप के जो हालात है ना, उसमें फ्रांस का असर, फ्रांस में जो भी घटनाएं होती थी उसका असर पूरे यूरोप में हमें नजर आना शुरू हो जाता था। ठीक, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति हुई तो राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैल गई। समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा जैसे जो नारे थे वो पूरे यूरोप में फैल गए। तो फ्रांस की घटनाओं का असर अन्य देशों पर भी पड़ रहा था। तो इसने क्या कहा, यदि फ्रांस ठीकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। मतलब कि फ्रांस में जो घटनाएं होती हैं वो पूरे यूरोप को प्रभावित कर जाती है। क्वेश्चन आता है अक्सर ये वाला, ये कोटेशन जो है दे दी जाती है और पूछा जाता है कि यदि फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये टिप्पणी किसकी है? तो आप आंसर देंगे ड्यूक मैटरनिक। ठीक, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ड्यूक मैटरनिक। ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ठीक, वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र की पुनर्स्थापना में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। मतलब क्या है कि जो पहले जो राजतंत्र था ना वो हट गया था। हम क्या देखते हैं, बूर्बो वंश हट गया था ना। कब? 1789 की क्रांति में लुई 16 को मार दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं रॉबस्पियर आया और आगे चलकर नेपोलियन के हार के बाद दोबारा से यहाँ पे राजतंत्र की स्थापना शुरू हो जाती है और इसमें ड्यूक मैटरनिक का बड़ा हाथ था। ठीक, अब देखते हैं कि 1815 की वियना संधि की क्या विशेषताएं थी। फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना कर दी गई। जो बूर्बो वंश था, बूर्बो वंश का ही शासक था लुई 16। तो 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बाद बूर्बो राजवंश हट गया था वहां से और लुई 16 को मार दिया गया था। तो वियना संधि की विशेषताओं में आता है कि इसको दोबारा अप्लाई किया गया उस जगह पर। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य था कि यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। रूढ़िवादी का मतलब होता है जो पुरानी प्राचीन परंपराओं पर चलते आ रहे हो। फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। तो वियना संधि में क्या किया गया, जो नेपोलियन ने राज्य जीते थे, फ्रांस में मिला लिए थे, उन राज्यों को वापस हटवा दिया गया। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना। फ्रांस के बॉर्डर पर नए राज्यों की स्थापना की गई जिससे कि वो राज्य जो है फ्रांस को आगे बढ़ने से रोके। ठीक,
यहाँ पे हम क्या कोशिश की गई है, फ्रांस को फाउंडेशन में बांधने के लिए कोशिश की गई। जो फ्रांस में राज्य थे उनको वापस लौटा दिया गया, पुरानी व्यवस्था आ गई, बूर्बो राजवंश वापस आ गया। फिर आता है जुस्पे मैत्सिनी। इनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और एक कुछ समय तक कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। क्वेश्चन आता है, कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य कौन बना था? जुस्पे मैत्सिनी। ठीक, या पूछते हैं कि मैत्सिनी किस गुप्त संगठन के सदस्य थे, तो आपको बताना होता है कार्बोनारी। 24 साल की युवा अवस्था में लिंगुरिया में क्रांति के लिए इनको 1831 में देश से निकाल दिया गया था। उसके बाद ये भूमिका तो हो गए थे, उन्होंने 2 संगठन की स्थापना की है। बहुत ज़्यादा आता है, यंग इटली और यंग यूरोप। ये दोनों के दोनों संगठन की स्थापना जुस्पे मैत्सिनी ने की थी। कंफ्यूज मत होइएगा, यंग इटली और यंग यूरोप किसने बनाया? मैत्सिनी ने। लेकिन वो खुद एक सदस्य था कार्बोनारी का, ये इसने बनाया नहीं है पर उसका सदस्य था। ठीक, मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। जो मैटरनिक था उसने कहा जुस्पे मैत्सिनी के बारे में कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसका सबसे खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि ये जो था ना, ये राजतंत्र का विरोधी था। ये कहता था राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, और जो राजा बनेगा, जो भी शासक बनेगा, वो सर्वसम्मति से बनना चाहिए। तो इसीलिए मैटरनिक कहता था, क्योंकि मैटरनिक जो है उसने देखो पुराना राजतंत्र ले आया था ना, वो राजतंत्र के सपोर्ट में था, और जुस्पे मैत्सिनी राजतंत्र के अगेंस्ट में था। इसीलिए मैटरनिक ने कहा कि ये तो हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1815 में वियना संधि हुई थी। ठीक, वियना संधि ये किन किन लोगों के, किन किन राज्यों के, देशों के द्वारा हुई थी? तो 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया, इन्हीं यूरोपीय शक्तियों ने नेपोलियन को हराया था। ये सब मिल गए थे और 1815 में इसने नेपोलियन को हरा दिया था। तो ये लोग, सभी लोग नेपोलियन को हराने के बाद एक समझौता करने के लिए वियना में एकत्र हुए, और इस यानी कि 1815 वियना संधि की अध्यक्षता किसने की? ड्यूक मैटरनिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसी वर्साय में हुए समारोह में राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। इस सम्मेलन में इसका उद्देश्य था, अगर पूछा जाए 1815 में हुई वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप बताएंगे नेपोलियन के युद्ध के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तनों को समाप्त करना। जो भी नेपोलियन ने सुधार किए थे सब कुछ हटा देना। भाई बूर्बो वंश हट गया था जो, उसको वापस इसी वियना संधि के तहत लाया गया। फ्रांस के जितने विजित प्रदेश थे, जो फ्रांस ने जीत लिए थे नेपोलियन के आधिपत्य में, वो वापस उनसे ले लिए गए। सीमा पर कई राज्यों की स्थापना कर दी गई ताकि फ्रांस दोबारा अपना विस्तार न कर सके। रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया और पुराने शासकों को दोबारा लाया गया। साथ साथ नई रूढ़िवादी व्यवस्था भी स्थापित की गई। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। वियना संधि किस सन में हुई थी? 1815 में। ठीक, ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक जो है वो इसका अध्यक्षता कर रहा है, तो इसके इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि अध्यक्षता किसने की। फिर बनता है कि वियना संधि जो है उसका उद्देश्य क्या था। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं अभी जो वीडियो है, इस वाली वीडियो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी डाल दूंगी, आप उसको देख लेना अच्छे से, तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैंने उस चैप्टर में पूरे चैप्टर को एक समरी बना करके समझाया है कि चैप्टर में है क्या, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं उनको उसमें क्वेश्चन आंसर दोनों को समझाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, मैटरनिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उन्होंने वियना कांग्रेस की स्थापना की और उनकी रूढ़िवादी शासन की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने यूरोप की राजनीति में काफी बड़ा काम किया। मैटरनिक ने मैत्सिनी को क्यों कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन है? क्योंकि मैटरनिक जो है राजतंत्र के समर्थक थे, इसीलिए मैटरनिक ने कहा कि ये हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन है। क्योंकि मैटरनिक जो है वो रूढ़िवादी शासन को मानते थे, वो रूढ़िवादी शासन लाना चाहते थे, जबकि मैत्सिनी जो था वो राजतंत्र का समर्थक था। नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए? बूर्बो वंश की पुनर्स्थापना हो गई, रूढ़िवाद दोबारा आ गया।
फ्रांस को जो सीमित करने के लिए प्रयास किए गए, उसमें आप ये भी बता सकते हो कि फ्रांस के जो विजित क्षेत्र थे वो वापस कर दिए गए, फ्रांस के सीमा पर नए राज्य बसा दिए गए। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।